नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आखिर भगवान ने आप सब लोगों की सुन ही ली और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ खून का टीका पर एक छोटा-सा वीडियो लेकर। कोशिश है कि इस वीडियो में मैं उपन्यास के सभी पक्षों को अच्छी तरह से आप तक पहुँचा सकूँ और उस पर आधारित लगभग सभी प्रश्न जो संभावित मेरी बुद्धि के अनुसार हैं, उन सब पर मैं यहाँ चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए बिना समय व्यर्थ नष्ट किए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए दोस्तों, जैसा कि हम लेखक परिचय से शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र राजस्थान के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से एक हैं और वे किस रूप में साहित्य जगत में पहचाने जाते हैं? वे हैं उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार। यानी उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी और नाटक भी लिखे, जिनमें राजस्थान की संस्कृति का स्पंदन हमें दिखाई देता है, हमें महसूस होता है। तो राजस्थान की मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए जिन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया, वे हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो अब उनके जीवन परिचय पर बात करते हैं। दोस्तों, उनकी जन्म तिथि हमें उपलब्ध नहीं हो सकी, केवल जन्म का वर्ष ही उपलब्ध हुआ, इसलिए 1932 में आपका जन्म हुआ और आपका जन्म स्थान था बीकानेर, राजस्थान में और आपका निधन 3 मार्च 2009 को जयपुर में हुआ। अब बात आती है उनके कृति परिचय की। तो जैसा कि मैंने कहा, वे उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार के रूप में साहित्य जगत में विख्यात हैं। तो सबसे पहले उनके उपन्यासों पर चर्चा करते हैं। सन्यासी और सुंदरी, दिया जला दिया बुझा, हजार घोड़ों पर सवार, कुर्सी गायब हो गई, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा अन्नदाता, पराजिता, खून का टीका, ढोलन कुंजकली, गुलाबड़ी, सपना, मोहभंग, ये सब उनकी औपन्यासिक कृतियां हैं जो राजस्थान की संस्कृति, उसके इतिहास को हमारे समक्ष बिल्कुल जीवंत कर देती हैं। अब बात आती है उनके कहानी संग्रहों की। उनकी कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं मेरी प्रेम कहानियां, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां, विशिष्ट कहानियां, जमीन का टुकड़ा, जंजाल तथा अन्य कहानियां और महापुरुष। इसके बाद बात आती है उनके द्वारा रचित नाटकों की। ताश का घर, महाराजा शेख चिल्ली, मैं अश्वत्थामा, चुप हो जाए पीटर, चार अजूबे, आखिरी पड़ाव, ये उनकी नाट्य कृतियां हैं। जीमूत वाहन, महाबली, बर्बरीक, यानी पौराणिक संदर्भों पर आधारित नाटकों की रचना भी उन्होंने की, जैसा कि हमें इन नाटकों के शीर्षकों से ज्ञात होता है। अब उनकी कुछ अन्य गद्य कृतियां भी हमें उपलब्ध हुई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख है तेरा मेरा उसका सच और आंखें सब देखती हैं। अब बात आती है कि उन्हें समय समय पर किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि राजस्थान पत्रिका सृजन पुरस्कार आपको दिया गया 1996 में, यानी 1996 में राजस्थान पत्रिका सृजक सृजन पुरस्कार से वे सम्मानित किए गए। 1989 में उनका एक कहानी संग्रह है जमारो, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, भूलेंगे नहीं, याद रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिल्ली में है वो भी उन्हें मिला और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। उपन्यास उनका जो हजार घोड़ों का सवार, जिसकी चर्चा अभी हमने की, पर एक टीवी धारावाहिक बना, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रख लेंगे। लाज राखो रानी सती नामक पहली राजस्थानी फिल्म इन्हीं के लेखन पर आधारित थी। तो इस फिल्म का नाम याद रख लेंगे, लाज राखो रानी सती, जो पहली राजस्थानी फिल्म थी वो इन्हीं के लेखन पर आधारित थी। गुलाबड़ी, चकवे की बात, विडंबना आदि उनकी जो कृतियां थी, उन पर भी समय समय पर टेलीफिल्म का निर्माण किया गया और उनका प्रसारण हुआ। अगला बिंदु, अब बात आती है हमारा जो पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है खून का टीका, उस पर चर्चा करने की। तो दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि हम एक उपन्यास पर चर्चा करने वाले हैं और उपन्यास की जो कथा वस्तु का फलक होता है, आधार होता है, बहुत विस्तृत होता है, तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें अपनी दृष्टि अर्जुन की आंख, चिड़िया की आंख पर केंद्रित रखनी है इस वक्त। तो ऐसी स्थिति में हम केवल उन्हीं पड़ावों की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए जानने जरूरी हैं।
तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि खून का टीका शीर्षक आखिर उपन्यास का क्यों रखा गया। तो इसके आधार 3 वो घटनाएं हैं जो यहाँ पर जिनका इस उपन्यास में जिक्र हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नामकरण है खून का टीका, ये राजस्थान की धरती से मेल खाता है, राजस्थान की संस्कृति से मेल खाता है, क्योंकि राजस्थान की धरती शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी मातृभूमि पर मर मिटने वालों के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो ये बात हुई कि नामकरण शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी की कण कण में ये शौर्य और पराक्रम की गाथाएं विद्यमान है। दूसरी बात, अब वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जिनके आधार पर लेखक ने खून का टीका नामकरण किया इस उपन्यास का। तो सबसे पहली बात यह है कि अजय सिंह द्वारा मूंजा बालेचा के रक्त से तिलक कर हमीर को राणा घोषित किया गया। इस घटना का हम विस्तार से आगे इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अजय सिंह जो राणा लाखा के पुत्र थे, उनको, वो एक सामंत थे मेवाड़ राज परिवार के, तो उन सामंत के दूसरे पुत्र थे अजय सिंह। तो उन्होंने जब अपने भाई के पुत्र हमीर को भेजा मूंजा बालेचा को का वध करने के लिए, क्योंकि वे उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। तो जब मूंजा बालेचा का सिर लेकर के हमीर उनके सामने आए, तब उन्होंने उन्हें उसी के खून से तिलक कर, टीका कर उन्हें राणा घोषित किया। तो ये पहली घटना है। दूसरी घटना है बालेचा के दुर्ग के युद्ध में, जब उनका एक सेवक शेरा घायल हो गया, शेरा भील जाति का था। मरने से पूर्व उसने राणा हमीर को अपने पास बुलाया और सम्मान और भाव से भरकर उसने अपनी छाती के लहू से उनका तिलक किया। तो दूसरा खून का टीका यह है। अब बात आती है तीसरे खून के टीके की। चित्तौड़ का जब निर्णायक युद्ध होने वाला था, चित्तौड़ की विजय का, तो उससे पहले राणा हमीर ने अपने अंगूठे को कटार से काटा और उसके रक्त से अपने सभी सामंतों का तिलक किया। ये तीसरा खून का टीका था। यानी ये खून का टीका नामकरण शौर्य और पराक्रम, मातृभूमि पर मर मिटने वालों का प्रतीक है यहाँ पर। तो इस बात को आप भूलेंगे नहीं। अब बात आती है इसके प्रमुख पात्रों की जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पात्र है राणा हमीर। ये इस उपन्यास के नायक हैं। यानी प्रश्न यदि पूछा जाए कि खून का टीका उपन्यास के नायक कौन है या किसके जीवन पर आधारित है ये, तो राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। ये हमीर कौन थे? अरसी, जो लाखा के बड़े पुत्र थे, अजय सिंह के बड़े भाई थे, जिनका अरि सिंह के नाम से अभिषेक किया गया, राणा उन्हें घोषित किया गया। और उनके और चंदानी राजपूत एक युवती थी जिसका देवी नाम आता है उपन्यास में एक स्थान पर, उनके पुत्र थे ये। सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा, जिनके स्वप्न के विवरण से ये उपन्यास शुरू होता है, ये शिशोदे वंश के दीवान रावल रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ के शिशोदे वंश के जो भी रावल हुआ करते थे, वे क्योंकि एकलिंग जी के भक्त थे, तो एकलिंग जी के दीवान के रूप में अपने आप को मानते थे। यही कारण है कि रावल रतन सिंह को यहाँ सिसोदे वंश का दीवान कह करके पुकारा गया है, क्योंकि वे मानते थे कि शासन किसका है? एकलिंग जी भगवान का शासन है और उनके दीवान के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। तो उन रावल रत्न सिंह के विश्वसनीय योद्धा और सामंत थे लक्ष्मण सिंह, जो लाखा के नाम से उपन्यास में जिनका जिक्र आता है। अरसी लाखा के ज्येष्ठ पुत्र, जिनके पुत्र थे हमीर, उनका नाम आता है अरसी। अरि सिंह के नाम से राणा बनाए गए थे। लाखा के बड़े पुत्र थे, राणा हमीर के पिता के नाम से यहाँ जिक्र आया है उपन्यास में। अजय सिंह लाखा के दूसरे पुत्र थे, छोटे, यानी हमीर के चाचा थे ये। इनका जिक्र भी उपन्यास में कई जगह पर आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है अजय सिंह। पवन सिंह एक सेना नायक थे, जिन्हें अरि सिंह ने चित्तौड़ के पहले युद्ध के दौरान, यानी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो पहला युद्ध हुआ चित्तौड़ को प्राप्त करने का, उसके दौरान इन्हें सैन्य संचालन सौंपा था अरि सिंह यानी अरसी ने। अरसी कौन? जो लाखा के पुत्र थे। मूंजा बालेचा झील एवं धाड़ेती सरदार थे। ये क्षेत्रों के नाम है, झील और धाड़ेती, यहाँ के सरदार थे। और अजय सिंह के लिए एक समस्या बने हुए थे और इसी समस्या से परेशान होकर उन्होंने हमीर को बुलाया था। राव मालदेव जालौर के चौहान शासक, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने जब पहला चित्तौड़ का युद्ध हुआ पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा से और अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुए, तब
अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद चित्तौड़ का शासन किसको सौंपा? जालौर के चौहान शासक मालदेव को सौंपा। अजीत सिंह और सुजान सिंह अजय सिंह के 2 पुत्र थे, जिन्हें गूंजा बालेचा की गर्दन काटकर लाने के लिए भेजा गया, परंतु वे असफल रहे। और सफलता किसने किसने प्राप्त की? इस कार्य में सफलता प्राप्त की हम्मीर ने। खेतसी हम्मीर के एक विश्वास पात्र और कुशल योद्धा थे। शेरा और मेरा खेतसी के भील सेवक थे। अनंग सिंह हम्मीर का एक साथी था और महाबली जागीरदार था, और ये वो व्यक्ति था जिसका हमेशा युद्ध करने के लिए जिसकी शिराएं फड़कती रहती थी। बारहट हमरदान चारण जाति के थे, जो कवि थे, स्वामी भक्त थे और ओजस्वी वाणी के सम्राट थे, यानी बहुत ही ओजस्वी कविताएं किया करते थे। बरवड़ी एक दिव्य व्यक्तित्व एवं ज्योतिष विद्या की धनी स्त्री थी, जिनका जिक्र इस उपन्यास में आया है, और इनका आशीर्वाद राणा हम्मीर को मिला था। बारू बरवड़ी का वीर गायक पुत्र था, क्योंकि ये भी चारण जाति से थे। जैसा जयसिंह मालदेव का पुत्र था, मूल नाम था जयसिंह, लेकिन जब ये चित्तौड़ का राज्य इसको मालदेव ने सौंपा, क्योंकि उसका पुत्र था ये, तो उसे जैसा कहकर के उपन्यास में संबोधित किया गया है, जो चित्तौड़ का दुर्ग संभाल रहा था। मेहता जूहन और पुरोहित जयमाल वे व्यक्ति हैं जिनके साथ मालदेव ने राणा हम्मीर के लिए अपनी पुत्री के विवाह का नारियल भेजा था, यानी विवाह का प्रस्ताव भेजा था। कौन है? मेहता जूहन और पुरोहित जयमाल। मौजीराम कामदार मालदेव के कूटनीतिज्ञ और विचारक थे, राजनीति कुशल व्यक्ति थे और मालदेव के राज्य की आधारशिला थे। रानी सोनगरी मालदेव की वे पुत्री, जो उपन्यास में रानी सोनगरी के नाम से चर्चित हुई हैं, मालदेव की पुत्री, और उनका विवाह हम्मीर से हुआ था। जीवन सिंह अनंग सिंह के पुत्र थे। अनंग सिंह कौन थे? अनंग सिंह हरि सिंह के, अनंग सिंह हम्मीर के मित्र थे। हरि सिंह मालदेव के छोटे पुत्र, बड़े पुत्र जयसिंह और छोटे पुत्र हरि सिंह। बादशाह मोहम्मद दिल्ली का यवन बादशाह, जब दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हम्मीर को विजय प्राप्त हुई, उस समय दिल्ली का शासक बादशाह मोहम्मद को बताया गया है। और पहले युद्ध के दौरान जब पद्मिनी के लिए युद्ध हुआ था, तब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे। तो दिल्ली का यवन बादशाह, जिसे पराजित कर हम्मीर ने बंदी बनाया। अब बात आती है खून का टीका की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो मैंने आपको बताया था कि सामंत लाखा के स्वप्न से होती है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, उन्हें ऐसा लगता है कि कुलदेवी जो हैं उन्होंने उन्हें दर्शन दिए हैं और वे बलि मांग रही हैं। तो सिसोदे वंश के दीवान रावल रत्न सिंह के विश्वास पात्र योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा को कुलदेवी के साक्षात दर्शन होते हैं और कुलदेवी द्वारा बलिदान की मांग की जाती है। दरबार में वे जब जाते हैं रावल रत्न सिंह के समक्ष, तो वे इस स्वप्न की चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब वे अपने विश्वास से उसकी पुष्टि करते हैं, तब सभी दरबार में इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, इस पर चर्चा होती है। लेकिन जब बात बलि देने की आती है, तो कोई भी सामंत अपने पुत्रों के बलिदान के लिए तैयार नहीं होता। अंततः लाखा के बड़े पुत्र अरसी, जो अरि सिंह के नाम से राणा बनाए गए, जिनका अभिषेक हुआ, वे अरसी अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए सबसे पहले मुकुट धारण करने के लिए आगे आते हैं। मुकुट धारण करने का मतलब है कि अपने आप को चित्तौड़ की मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करने के लिए आगे आते हैं। अरसी का राणा अरि सिंह के नाम से राज्याभिषेक होता है और सैन्य संचालन का भार पवन सिंह को सौंपा जाता है। पवन सिंह और खेतसी दो ऐसे सेना नायक हुए हैं जिनका उपन्यास में जिक्र है, जो दोनों भाई थे और इस परिवार के बहुत ही स्वामी भक्त, निष्ठावान और युद्ध कुशल सेना नायक के रूप में सामने आते हैं। तो अरि सिंह जब राणा बनते हैं, तब वे सैन्य संचालन की पूरी जिम्मेदारी पवन सिंह को सौंपते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बिंदु को। अरि सिंह की चंदानी राजपूत कन्या देवी से मुलाकात होती है, विवाह होता है और हम्मीर का जन्म होता है। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक कृषक परिवार की, यानी एक साधारण परिवार की कन्या थी, जिनसे शिकार के दौरान हरि सिंह की मुलाकात हुई, वहीं पर उनका प्रेम हुआ और उनका विवाह संपन्न हो गया। और वहीं पर
हम्मीर का यानी उस कृषक परिवार में ही, उस ग्रामीण परिवेश में ही हम्मीर का जन्म हुआ, जिसकी चर्चा लाखा से स्वयं अरि सिंह ने एक बार की थी, परंतु इस बात का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में आवश्यकता पड़ने पर अजय सिंह ने हम्मीर को अपने पास बुलाया। हरि सिंह की वीरगति हरि सिंह को वीरगति प्राप्त हो जाती है चित्तौड़ के युद्ध के दौरान, और छोटे भाई अजय सिंह और महासेनापति जो पवन सिंह हैं, वे चित्तौड़ से कैलवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर जाते हैं। इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। यानी चित्तौड़ के लिए पहला युद्ध होता है उपन्यास में, और उसमें हरि सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके छोटे भाई अजय सिंह जो हम्मीर के चाचा हैं, वे और महासेनापति जो है पवन सिंह, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी सेना सैन्य संचालन की, किसके द्वारा? हरि सिंह के द्वारा, वे चित्तौड़ से कैलवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर जाते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है, और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश करते हैं, इस लालसा से कि अब महारानी पद्मिनी उन्हें प्राप्त होने वाली है, तब वे जौहर देखकर पश्चाताप की अग्नि में थोड़ी देर के लिए जलने लगते हैं। इसका भी जिक्र यहाँ उपन्यास में किया गया है। अजय सिंह का धाड़ेती सरदार मूचा बालेजा से परेशान होकर हरि सिंह के पुत्र हम्मीर को बुलाना, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर अजय सिंह ने राणा हम्मीर, राणा जो बाद में बने, हम्मीर को क्यों अपने पास बुलाया, जबकि हम्मीर का जन्म भी ग्रामीण परिवेश में हुआ, उनका पालन पोषण भी ग्रामीण परिवेश में हुआ। वे जानते थे कि ये हरि सिंह के पुत्र हैं, और जब वे बहुत अधिक परेशान हो गए और उन्हें लगा कि उनके पुत्र मूजा बालेजा को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं, उसका वध नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने सिर्फ एक ही मार्ग था कि वे हम्मीर को बुलाएं जो हरि सिंह के पुत्र थे। तो क्यों उन्होंने बुलाया? अजय सिंह का धाड़ेती सरदार मूजा बालेचा से परेशान होकर उसका वध करने के लिए उन्होंने हरि सिंह के पुत्र हम्मीर को बुलाया। इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। हम्मीर द्वारा मूजा का वध कर दिया जाता है सफलतापूर्वक, और मूजा के रक्त से टीका करके हम्मीर चित्तौड़ के राणा है बेटा, ये आप इसको सही कर लेंगे, राजा हो गया है ये, चित्तौड़ के राणा घोषित कर दिए जाते हैं। यानी पहला टीका कहां हुआ? पहला टीका, खून का पहला टीका, ये हुआ हम्मीर के द्वारा। जब मूजा का वध करके उसका सिर अपने चाचा अजय सिंह के पास लाया गया, तो अजय सिंह ने मूजा के रक्त से उनका तिलक किया और उन्हें चित्तौड़ का राणा घोषित किया। तो ये पहला खून का टीका है। टीका दौड़ अब एक रस्म हुआ करती थी कि जब भी कोई राणा बनता था चित्तौड़ का, तो उस समय टीका दौड़ नाम की एक रस्म सबको निभानी होती थी, और इस रस्म का उद्देश्य ये था कि वो सेना के साथ आसपास के जितने भी रियासतें थी, राज्य थे, उन सब पर धावा बोलते थे। यदि वे सब समर्पण कर देते तो कोई बात नहीं, अन्यथा युद्ध कर अपनी अपराजेय शक्ति की स्थापना करना प्रत्येक राणा का कर्तव्य होता था। यही उद्देश्य था टीका दौड़ का। तो हम्मीर भी राणा बनने के बाद टीका दौड़ की प्रथा का पूरी तरह से पालन करते हैं, और वे किसको अपनी टीका दौड़ का केंद्र बनाते हैं? मूजा के दुर्ग बालेचा के गढ़ सेलिया को अपना केंद्र बनाते हैं। खेतसी, मेरा और शेरा के सहयोग से सेलिया के दुर्ग पर हम्मीर की विजय होती है। लेकिन दुखद बात यह है कि इस विजय के दौरान शेरा और खेतसी शहीद हो जाते हैं, यानी वे बलिदान कर देते हैं अपने आप को अपने स्वामी के लिए, मातृभूमि के लिए। मेवाड़ वीर भील, मीना तथा अन्य प्रजाजनों का अपने घर त्याग कर सपरिवार पश्चिम के पर्वतीय प्रदेश में आ बसना। जब हम्मीर राणा बनते हैं तब वे ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो लोग उनके समर्थक हैं, उनके राज्य में रहना चाहते हैं, वे उस पहाड़ी क्षेत्र में यानी केलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में आकर के अपना स्थान बना लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि वे उनके प्रति निष्ठावान हैं, स्वामी भक्त हैं और समर्पित हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उनका साथ देंगे। तो ये ढिंडोरा पिटवाए जाने पर जितने भी मेवाड़ी वीर होते हैं, वे भील और मीना जाति के जो लोग हैं और अन्य बहुत सारे प्रजाजन उस क्षेत्र को छोड़ करके कहां आ जाते हैं? पश्चिम के पर्वतीय प्रदेश में आ जाते हैं, जहां पर हम्मीर निवास कर रहे थे। हम्मीर द्वारा गुरिल्ला युद्ध नीति से मालदेव की शक्ति को क्षीण करने का प्रयत्न किया जाता है। गुरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी ने भी अपनाई थी दोस्तों, लेकिन गुरिल्ला युद्ध नीति वो होती है जिसमें शत्रु पर आमने सामने युद्ध नहीं किया जाता, बल्कि छिपकर वार किया जाता है। तो क्योंकि हम्मीर जानते थे
कि मालदेव की तुलना में मालदेव को दिल्ली सल्तनत का यानी अलाउद्दीन खिलजी का पूरा समर्थन है और उनकी सैनिक शक्ति के सामने हम्मीर की सैनिक शक्ति बिल्कुल नगण्य है। ऐसी स्थिति में उन्होंने आमने सामने के प्रत्यक्ष युद्ध की अपेक्षा प्रारंभ में गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लेना उचित समझा। और अनंग सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं इस उपन्यास के, जिन्हें युद्ध का प्यासा कहकर के कई स्थानों पर रक्त पिपासु कहकर संबोधित किया गया है। इनका राणा हम्मीर को पूरा समर्थन मिला। अनंग सिंह राणा हम्मीर के मित्र हुआ करते थे। राहगीरों, इनका उद्देश्य था, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, सैनिक स्थिति भी कमजोर थी हम्मीर की, तो वे राहगीरों को लूट कर जो भी यवन सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के धन को ले जाने वाले जो राहगीर होते थे, उन्हें लूट करके धन की प्राप्ति कर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करते थे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते थे। अगला बिंदु, अजय सिंह का मालदेव के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, अनंग सिंह का विरोध। जब देख लेते हैं अजय सिंह कौन है। अजय सिंह है हम्मीर के चाचा अरी सिंह के भाई। तो अजय सिंह ये देखते हैं कि मालदेव की शक्ति बहुत अधिक है और हम उनकी शक्ति के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। तो ऐसी स्थिति में वे मालदेव को कमजोर करने की दृष्टि से असहयोग आंदोलन छेड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अनंग सिंह, जो कि युद्ध का पिपासु था, युद्ध का प्यासा था, युद्ध से जिसको प्रेम था और हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता था, वो इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों ये था कि असहयोग करके जो जनता है, जो प्रजाजन है, जो समर्थक हैं हम्मीर के, वे मालदेव के साथ असहयोग करें, ना तो उनकी मंडियों में अपने माल को बेचें, ना उनसे किसी भी प्रकार की कोई सहायता लें। तो इस तरह से असहयोग करने पर धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से मालदेव कमजोर पड़ जाएगा और इसका लाभ हम्मीर को युद्ध के दौरान मिलेगा। तो इसलिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? इस बिंदु को याद रख लेंगे, अजय सिंह के द्वारा। हम्मीर का चित्तौड़ पर आक्रमण। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, ये जो असहयोग आंदोलन, और इसके लिए एक शब्द और उपन्यास में इस्तेमाल किया गया है, रक्तहीन क्रांति। दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं पर गांधीवादी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि जब भी हम असहयोग आंदोलन शब्द को सुनते हैं तो हमारे सामने 1920 का महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हमारी आंखों के सामने आ जाता है, हमारी स्मृति में ताजा हो जाता है। तो यहाँ उपन्यास में गांधीवादी प्रभाव हमें दिखाई देता है, वो विचारधारा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। हम्मीर का चित्तौड़ पर आक्रमण और पराजय। और हम्मीर जैसे ही राणा बनते हैं, क्योंकि वे जल्दी से जल्दी चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लेना चाहते हैं। यद्यपि अजय सिंह उन्हें रोकते हैं और धैर्य रखने के लिए कहते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन हम्मीर मानते नहीं। और ऐसी स्थिति में जल्दबाजी का नतीजा ये होता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर उन्हें पराजित होना पड़ता है। पराजित हम्मीर अब इतने अवसादग्रस्त, इतने निराश हो जाते हैं कि वे मेरा और अनंग सिंह के साथ द्वारकापुरी की ओर पलायन कर जाते हैं, यानी उस केलवाड़ा क्षेत्र से वे द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मार्ग में अजय सिंह द्वारा पवन सिंह को असहयोग रक्तहीन क्रांति की अवधारणा का प्रसार करने की प्रेरणा दी जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम्मीर पलायन कर जाते हैं द्वारकापुरी की ओर, तब अजय सिंह पीछे से सेना नायक पवन सिंह को कहते हैं कि वे राज्य में असहयोग का प्रचार करें और रक्तहीन क्रांति की अवधारणा का प्रचार करें, ताकि जितने भी हमारे प्रजाजन हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे समर्थक हैं, वे उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकें और समय आने पर हमारा साथ दे सकें। भूप सिंह के अतिरिक्त सभी की असहयोग पर स्वीकृति होती है, यानी प्रारंभ में तो उस असहयोग प्रस्ताव को सभी सामंत स्वीकार नहीं करते, कई सामंत उसके विरोधी होते हैं। लेकिन जब बात को अच्छी तरह से समझाया जाता है अजय सिंह के द्वारा, तब सभी सामंत लगभग इसे स्वीकार कर लेते हैं। केवल भूप सिंह इसे स्वीकार नहीं करते। इस बिंदु को भी आप याद रखेंगे कि असहयोग प्रस्ताव को किस सामंत ने स्वीकार नहीं किया, तो वे थे भूप सिंह। दूसरी ओर जब पलायन कर गए हैं राणा हम्मीर मेरा और अनंग सिंह के साथ, तब रामार्ग में एक कृषक परिवार के घर पर वे आतिथ्य ग्रहण करते हैं। और कृषक परिवार जब उनसे परिचय प्राप्त करता है और उन्हें पता चलता है कि वे हम्मीर हैं, तब वे उन्हें कहते हैं कि वे मानसिक रूप से, ऐसा जान पड़ता है कि वे मानसिक रूप से कुछ परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो यदि वे चाहें
तो मैं उन्हें एक ऐसी महिला के पास लेकर जा सकता हूं जिनकी बातें सुनकर आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी और आपको आगामी जीवन के लिए एक नया मार्ग भी मिलेगा। ये कौन कहता है? वो कृषक कहता है, उस कृषक परिवार का मुखिया कहता है जिसके यहाँ उन्होंने आतिथ्य ग्रहण किया था। उन्हीं के साथ चारण जी की देवी तुल्य पुत्री बरवड़ी के पास जाना। ये नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बरवड़ी उन स्त्री का नाम है जो जिनसे मिलने के लिए राणा हम्मीर उस कृषक परिवार के मुखिया के साथ गए थे। वे चारण जाति की थी और दिव्य व्यक्तित्व की धनी थी और ज्योतिष ज्ञान की भी वे धनी थी। बरवड़ी उनकी मुख मुद्रा को देख करके ही हम्मीर की सारी स्थितियों से परिचित हो जाती है और वे समझ जाती हैं कि वे पराजित होने के कारण पलायन करके आ गए हैं। तब वे उन्हें ये सलाह देती हैं कि आप तुरंत अपने स्थान पर लौट जाएं और जो भी पहला विवाह प्रस्ताव आपके पास आए आप उसे स्वीकार कर लें। ये आदेश उनके द्वारा दिया जाता है। जब वे हम्मीर की पूरी मनःस्थिति को खोल कर रख देती हैं तो हम्मीर का भी उनके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है, क्योंकि वे जो भी बातें कहती हैं हम्मीर के विषय में वे सारी बातें सत्य होती हैं। अगला बिंदु, बरवड़ी का अपने पुत्र बारू को 500 घुड़सवारों के साथ सहायतार्थ भेजने की बात कहना और इसके साथ ही न केवल वे लौटकर जाने की बात कहती हैं हम्मीर से, न केवल वो ये कहती हैं कि जो पहला प्रस्ताव यहाँ से लौटने के बाद आए उसे स्वीकार कर लेना, बल्कि वे ये वचन भी देती हैं कि वे अपने पुत्र बारू को 500 घुड़सवारों के साथ उनकी सहायता के लिए भेजेंगी। अजय सिंह के असहयोग आंदोलन से मालदेव और उसका पुत्र जैसा परेशान हो जाते हैं। ध्यान देंगे, जैसा और हरि सिंह यानी जयसिंह और हरि सिंह दो मालदेव के पुत्र थे। जैसा यानी जयसिंह बड़े पुत्र थे, हरि सिंह छोटे पुत्र थे और मालदेव के प्रतिनिधि के रूप में चित्तौड़ के शासन को संभाल रहे थे जैसा यानी जयसिंह। तो जब असहयोग आंदोलन चलने लगता है अजय सिंह के नेतृत्व में, तो मालदेव और उनके पुत्र अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। मालदेव का चित्तौड़ जैसा को सौंपकर स्वयं जालोर के लिए प्रस्थान करना, मालदेव को यह स्थिति थोड़ी खतरनाक लगती है और वे सोचते हैं कि कहीं चित्तौड़ की रक्षा करते करते वे जालोर को ही अपने हाथ से न खो बैठे। तो ऐसी स्थिति में वो जैसा को वहां चित्तौड़ में छोड़कर, उसके नेतृत्व में चित्तौड़ का शासन छोड़कर स्वयं जालोर के शासन को संभालने के लिए चले आते हैं। हम्मीर का पुनरागमन। दूसरी ओर बरवड़ी ने जब ये कहा कि उन्हें हम्मीर को तुरंत लौटकर अपने स्थान पर चले जाना चाहिए, तो हम्मीर फिर से लौट आते हैं और इसी दौरान उनके जो चाचा थे अजय सिंह, जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। मालदेव द्वारा हम्मीर के पास अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव भेजना। देखिए, स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि मालदेव को जब ये महसूस होता है कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति अंदर से ही धीरे धीरे खोखली होती जा रही है, तब वे एक चाल खेलते हैं हम्मीर को समाप्त करने की और वे अपनी पुत्री से विवाह का नारियल हम्मीर के लिए भिजवाते हैं। और हम्मीर के सामने अब प्रश्न ये था कि नारियल विवाह का जहां से आया है, यानी विवाह का प्रस्ताव जहां से आया है, वो राजकुमारी और कोई नहीं, उनके प्रबल शत्रु मालदेव की पुत्री है। लेकिन क्योंकि बरवड़ी ने कहा था उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, तो वे उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। उधर मालदेव की योजना थी कि हम्मीर को राज्य में बुलाकर उनका वध कर दिया जाए, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते थे। ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र था। पुत्री को राजनीति का मोहरा बनाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राजकुमारी के वैधव्य की अफवाह होती है। अब क्या होता है कि जब राणा हम्मीर तैयार हो जाते हैं और उधर बरवड़ी उनकी सहायता के लिए 500 घुड़सवारों के साथ अपने पुत्र बारू को भेज देती हैं, तो बारू के जो सैनिक हैं वे चारों तरफ से जालोर को घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में मालदेव के लिए हम्मीर का वध करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर के साथ करना ही नहीं चाहते। तब वो अपने विशिष्ट सलाहकार कामदार के पास जाते हैं। कामदार उन्हें सलाह देते हैं कि वे ये अफवाह उड़ा दें कि राजकुमारी बाल विधवा हैं। तो ऐसा सुनकर, क्योंकि राजपूतों में बाल विधवा का विवाह करना अपशकुन माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है, तो उन्हें विश्वास था कि ये बात सुनकर हम्मीर विवाह से इनकार कर देंगे और उनकी बात रह जाएगी। लेकिन होता इसके विपरीत है, क्योंकि हम्मीर
पूरी तरह से बरबड़ी के भक्त हो चुके हैं और उनके आदेश की अवहेलना करना ही नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में वे बाल विधवा होने पर भी राजकुमारी से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है। हम्मीर द्वारा रानी की सलाह पर जब पहले विवाह के पश्चात जब वे रानी से मिलते हैं, यानी मालदेव की पुत्री से मिलते हैं, तब मालदेव की पुत्री पूरी, क्योंकि वो भी सदमे में है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बचपन में उसका विवाह हो चुका है और ये एक अफवाह है। वास्तव में उसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन राजनीति की शतरंज का मोहरा बना लिया मालदेव ने अपनी पुत्री को। तो ऐसी स्थिति में वो सलाह देती है कि जब भी मेरे पिता आपसे हम मुझे विदा करेंगे और आपसे कहेंगे दहेज के लिए, तो आप दहेज में कामदार को मांग लीजिएगा, क्योंकि कामदार ही यहाँ की प्रबल शक्ति के आधार हैं, केंद्र बिंदु हैं और उनकी सलाह राज्य के लिए श्रेयस्कर होगी। तो ऐसी स्थिति में हम्मीर रानी की सलाह पर कूटनीतिज्ञ मौजीराम मेहता कामदार को दहेज में मालदेव से मांग लेते हैं। अनंग सिंह का पहली सौगात, और दूसरी ओर अनंग सिंह क्योंकि उनके पक्ष में है हम्मीर के और उनके मित्र हैं, तो वो उनके प्रतिनिधित्व में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, युद्ध आदि छुटपुट किया करते हैं, राहगीरों को लूटा करते हैं। तो वो पहली सौगात के रूप में लूट का अतुलित धन लेकर के आते हैं और देशद्रोही महीप सिंह का शीश भी हम्मीर के पास अपने पुत्र के माध्यम से भेजते हैं। हम्मीर कामदार की सलाह पर वो लूट का सारा धन एक क्षमा पत्र के साथ चित्तौड़ भिजवा देता है। किसके पास? जयसिंह के पास, जो कि मालदेव का पुत्र था और चित्तौड़ का शासक था। तो क्षमा पत्र ये भी एक राजनीतिक चाल थी, क्योंकि वो ये इस भ्रम में रखना चाहते थे मालदेव और उसके पुत्र को कि वे उनके साथ मित्रता का संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी रिश्तेदारी, उनका संबंध स्थापित हो गया है, तो वे शत्रुता को दूर कर देना चाहते हैं। इस तरह का विश्वास होने पर वे एक दूसरी चाल के तहत चित्तौड़ को जीतना चाहते थे। तो ये सोच करके हम्मीर ने लूट का सारा धन क्षमा पत्र के साथ मौजीराम और पवन सिंह के साथ चित्तौड़ भेज दिया। और ये किसकी सलाह पर किया? ये मौजीराम कामदार की सलाह पर उन्होंने ऐसा किया। उधर जो मालदेव की पुत्री रानी सोनगरा के नाम से जिनका जिक्र हुआ है उपन्यास में, ये मालदेव की पुत्री है, जिनका विवाह किसके साथ हुआ? हम्मीर के साथ हुआ। उनके पुत्र का जन्म होता है। हम्मीर का रानी और कामदार मौजीराम के माध्यम से धन देकर चित्तौड़ के मुख्य द्वारपालों को अपने पक्ष में करना और चित्तौड़ में सारी स्थितियां हम्मीर के अनुकूल हो जाना। अब स्थिति ये कुछ इस तरह की होती है कि हम्मीर अब एक राजनीतिक चाल चलते हैं। वे रानी से कहते हैं कि वे अपने भाई के पास यानी जयसिंह के पास समाचार भेजें कि वे चित्तौड़ आना चाहती हैं, अपने मायके आना चाहती हैं और अब वे वहीं रहेंगी। तो वे कुंवर को लेकर उन्हें भेजते हैं और उनके साथ किसको भेजा जाता है? कामदार मौजीराम कामदार को भेजा जाता है और उन्हें ये निर्देश दिए जाते हैं कि जितने भी प्रमुख द्वारपाल हैं चित्तौड़ के पोलों के, उन सभी को रिश्वत देकर, धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया जाए, ताकि विजय के दौरान उन्हें हर पोल का द्वार खुला हुआ मिले और उनके लिए विजय आसान हो जाए। तो इस चाल के तहत वो अपनी रानी को, हम्मीर अपनी रानी को यानी रानी सोनगरा को भेजते हैं और साथ में भेजते हैं कामदार मौजीराम को। वे दोनों मिलकर के चित्तौड़ के सारे द्वारपालों को अपने पक्ष में कर लेते हैं और सारी की सारी स्थितियां हम्मीर के अनुकूल हो जाती हैं। अब जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है हम्मीर को कि अब स्थितियां हमारे अनुकूल हो गई हैं, तब वे चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारी करने लगते हैं। यवन सेना, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की जो सेना है उसके लिए यवन सेना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यवन सेना और हम्मीर के बीच सीगोली में घमासान युद्ध होता है। बादशाह, देखिए पहला जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था रानी पद्मिनी के लिए, उस समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है जिसमें हम्मीर की विजय होती है, उसमें बादशाह का नाम आया है मोहम्मद। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो बादशाह मोहम्मद और हम्मीर के बीच सीगोली नामक स्थान पर घमासान युद्ध होता है और बादशाह मोहम्मद पर हम्मीर की विजय होती है, यानी हम्मीर इस युद्ध को जीत जाते हैं। और अंततः एक और बात आपको बता दूं कि हम्मीर को बादशाह मोहम्मद को हम्मीर के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब बात आती है खून का टीका पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी कथा वस्तु है जहां पर लाखा के स्वप्न से उपन्यास शुरू होता है
और सीगोली में घमासान युद्ध के साथ साथ यहाँ ये उपन्यास समाप्त हो जाता है, जहां पर बादशाह मोहम्मद को कैद कर लिया गया और उनसे बहुत सारे धन और जिले मांगे गए हैं फिरौती के रूप में। उनको स्वीकार किया गया है, जिसे बादशाह मोहम्मद एक पत्र लिख करके धन को वहां से दिल्ली से मंगवाते हैं और जो उन्हें दिया जाता है। यहीं पर आकर के उपन्यास समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत, उन पर नजर डालते हैं ताकि आपने जो कथा वस्तु समझी है उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। पहला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र राजस्थानी साहित्य में किस रूप में प्रतिष्ठित है? चर्चा हम कर चुके हैं, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार या उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यादवेंद्र शर्मा चंद्र राजस्थान में उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में स्थापित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म कहां हुआ? ये भी हम पढ़ चुके हैं, बीकानेर, जालौर, जोधपुर या जयपुर। तो बीकानेर में आपका जन्म 1932 में हुआ था, यानी आंसर हुआ आपका ए। अगला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित उपन्यास खून का टीका किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक या ऐतिहासिक? तो दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास है खून का टीका, तो उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलजी गाथा, ढोलन कुंजकली, जमारो या गुलाबड़ी? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुलजी गाथा पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यादवेंद्र शर्मा चंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला? राजस्थान पत्रिका सृजन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य पुरस्कार या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि ये तीनों पुरस्कार यादवेंद्र शर्मा चंद्र को प्राप्त हुए थे, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानी पर आधारित पहली राजस्थानी फिल्म है लाज राखो रानी सती, गुलाबड़ी, चकवे की बात या विडंबना? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पहली राजस्थानी फिल्म लाज राखो रानी सती नामक उनकी कहानी पर बनी। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यादवेंद्र शर्मा चंद्र के किस उपन्यास पर टीवी धारावाहिक बना? ढोलन कुंजकली, हजार घोड़ों पर सवार, गुलाबड़ी या खम्मा अन्नदाता? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उनके उपन्यास हजार घोड़ों पर सवार पर एक टीवी धारावाहिक बनाया गया था, तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किस कृति पर टेलीफिल्म नहीं बनी? गुलाबड़ी, विडंबना, मोहभंग और चकवे की बात? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि गुलाबड़ी, विडंबना और चकवे की बात, इन तीनों पर टेलीफिल्म बनाई गई, मोहभंग पर टेलीफिल्म नहीं बनी, यानी आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? महाराणा प्रताप, राणा हम्मीर, राव मालदेव या राव जोधा? अब ये सब प्रश्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने कितने सरल सरल प्रश्न बनाए हैं, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने खून का टीका उपन्यास किन्हें समर्पित किया है? जहां से ये उपन्यास शुरू होता है दोस्तों, उससे पहले ही समर्पण एक प्रश्न पर उपन्यासकार के द्वारा दिया गया है। मुझे लगता है कि ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो नाम वहां दिए गए हैं मूता नैणसी, कर्नल जेम्स टॉड, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीरा चंदोझा या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये सभी राजस्थान के इतिहासकार हैं और इन्होंने राजस्थान के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि खून का टीका एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसलिए यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने इन सभी इतिहासकारों को, जिन्होंने उन्हें वो आधार दिया, वो कथ्य दिया जिस पर वो उस उपन्यास का सृजन कर सके, उसकी रचना कर सके, उन सभी को ये उपन्यास समर्पित किया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खून का टीका उपन्यास का प्रथम संवाद कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे राजा बलि चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो लाखा, तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो। दोस्तों शुरुआत का पहला संवाद जो है उपन्यास का वो है मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, कंठस्थ कर लेंगे। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न,
मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, यह कथन किसका है? लाखा का, अरसी का, पवनसी का या खेतसी का? तो दोस्तों आपको याद होगा जब सभा में, दरबार में बलि की बात हुई तो कोई भी सामंत अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए आगे नहीं आया। ऐसी स्थिति में लाखा के बड़े पुत्र अरसी, जो बाद में अरि सिंह के नाम से राणा बने, वे सामने आए और उन्हीं का ये कथन था, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, यानी अपनी मातृभूमि के लिए सबसे पहला बलिदान मैं दूंगा। तो ये कथन है लाखा का, अरसी का, पवनसी का या खेतसी का, यानी अरसी का जो अरि सिंह के नाम से राणा बने। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, लाखा जी के स्वप्न और देवी की आज्ञा से चित्तौड़ का पहला राणा किसे बनाया गया? अरि सिंह को, तेज सिंह को, पवन सिंह को या खेत सिंह को? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरि सिंह राणा बने जिनका मूल नाम अरसी था। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, हरि सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़ की रक्षा के लिए सैन्य संचालन का भार किसे सौंपा? खेतसी, पवनसी, जैतसी या अरसी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पवनसी को उन्होंने सैन्य संचालन का भार सौंपा था। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हरि सिंह के वीरगति प्राप्त करने के बाद अजय सिंह गोपनीय मार्ग से किस ओर चले गए? अजय सिंह कौन थे? अजय सिंह थे हरि सिंह के छोटे भाई, यानी लाखा के छोटे पुत्र। द्वारका की ओर, जालौर की ओर, केलवाड़ा की ओर या अरावली की ओर? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वे केलवाड़ा का एक पहाड़ी क्षेत्र था, उसकी ओर पलायन कर गए थे गुप्त मार्ग से। तो आंसर हुआ सी। कंठस्थ कर लेंगे इन सभी को। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, पंक्ति किसने कही? हरि सिंह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मालदेव ने या मोहम्मद ने? तो दोस्तों ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। जब पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा से अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे विजय प्राप्त हुई, तो वो बड़ी व्याकुलता के साथ दुर्ग में प्रवेश किया उसने। लेकिन जब उसने वहां जौहर करती हुई स्त्रियों को देखा और तब उसके मुंह से ये निकला कि मैं गुल यानी पुष्प के लेने के लिए आया था। पुष्प किसको कहा गया है? महारानी पद्मिनी के लिए कहा गया है। गुल के वास्ते आया था, खार यानी राख भी नहीं मिली। तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, रक्त पिपासु संभाल अपने चित्तौड़ के किले को, जो कल वीरों की लीला भूमि था और आज मरघट है, मरघट का मतलब होता है शमशान, और नरकीट यानी मनुष्य होकर भी जो कीड़े के समान है, नरकीट, आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख, अब यह चित्तौड़ हमारा नहीं है तुम्हारा है। हब की जगह अब कर लेंगे दोस्तों। यह पंक्ति किसने किससे कही? विकल्प है, हरि सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से, मालदेव ने मोहम्मद से, बुढ़िया ने अलाउद्दीन खिलजी से या एक सैनिक की मां ने मोहम्मद से? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भयंकर रक्तपात देखकर एक बुढ़िया ने अलाउद्दीन खिलजी से ये बात कही और उसे धिक्कारा। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, केलवाड़ा कहां स्थित है? अरावली की तलहटी में स्थित शेरोमल नगर की चोटी पर, अरावली की तलहटी में, बीहड़ वन में, मारवाड़ की रेतीली भूमि में? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरावली की तलहटी में स्थित शेरोमल नगर की चोटी पर स्थित है केलवाड़ा। यदि ये विकल्प ना आए और केवल अरावली की तलहटी में विकल्प आए तो आप इसे भी सही कर सकते हैं। ये दोनों विकल्प इसीलिए लिए ताकि आपको ये इसमें तुलना करके उत्तर का चयन करने में आसानी हो। तो यहां पर आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला किसे सौंपा? अजय सिंह को, मालदेव को, जयसिंह को या मुंजा बालेचा को? तो अभी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, कथासार के दौरान मालदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला सौंप दिया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, युवक हमीर किस गांव में रहता था? शेरोमल में, गोडवार में, ऊनवा में या कोड़ में? दोस्तों ये बड़ा ऊ है, इसको बड़ा ऊ कर लेंगे और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऊनवा में ही जन्मे थे हमीर और वहीं पर पलकर युवक बने और वहां से फिर वे आ गए अजय सिंह के बुलाने पर। तो आंसर है आपका सी। अगला प्रश्न, आज गांव का रखवाला जा रहा है, पंक्ति किससे संबंधित है? युवक हमीर से, मूंजा बालेचा से, अनंग सिंह से या अजय सिंह से? तो दोस्तों ये पंक्ति संबंधित है युवक हमीर से। जब अजय सिंह के बुलाने पर हमीर गांव छोड़कर आते हैं तब गांव के लोग कहते हैं कि आज गांव का रखवाला जा रहा है। तो ये पंक्ति, इस पंक्ति का सीधा संबंध युवक हमीर से है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, सुख दुख, गौरव आशंका, उत्साह भय,
विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था। पंक्ति में किसकी मनःस्थिति का चित्रण किया गया है? हम्मीर की माता की, हम्मीर के पिता की या ग्रामीण जनों की? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब गांव से अजय सिंह के बुलाने पर हम्मीर आने लगते हैं, तब उनकी माता के हृदय में जो विपरीत भाव उत्पन्न हो रहे थे, एक और सुख भी था कि उनके चाचा के द्वारा उनके पुत्र को बुलाया जा रहा है, दूसरी ओर पुत्र के वियोग का दुख भी था, गौरव भी था, लेकिन कहीं पुत्र को कुछ हो न जाए, एक मातृ सुलभ जो आशंका होती है वो भी थी, उत्साह भी था और भय भी था। तो यानी सारे विपरीत भाव उनके हृदय में समय समय पर उठ रहे थे और उनके हृदय को व्याकुल और बेचैन कर रहे थे। तो ये स्थिति मनःस्थिति जो है हम्मीर की माता की है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, किसके खून का टीका लगाकर हम्मीर को राणा घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शेरा का, अरि सिंह का, मूंजा बालेचा का या किसी का नहीं? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पहला टीका अजय सिंह ने मूंजा बालेचा के रक्त का लगाया था और उन्हें हम्मीर को राणा घोषित किया था। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं काका सा, असमय का प्रयास जीवन में असफलता दे देता है। ये दोनों संवाद किसके हैं? हम्मीर और अजय सिंह के, हम्मीर और मूंजा बालेचा के, अजय सिंह और अनंग सिंह के या खेतसी और पवन सिंह के? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो पहला संवाद है, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं काका सा, ये है हम्मीर का। और जवाब में काका अजय सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा असमय का प्रयास जीवन में असफलता देता है। ये है अजय सिंह का कथन। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम्मीर और अजय सिंह के संवाद हैं ये। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, हम्मीर को किस घटना के बाद चित्तौड़ का राणा घोषित किया गया? मूंजा बालेचा के वध के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की पराजय के बाद, अरि सिंह की मृत्यु के बाद या हम्मीर के विवाह के बाद? तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, मूंजा बालेचा के वध के बाद उन्हें चित्तौड़ का राणा घोषित किया गया था। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का राणा घोषित होने पर हम्मीर ने किस प्रथा को निभाया? टीका दौड़, विजय यात्रा, व्याघ्र से मल्ल युद्ध या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों हमने चर्चा की थी, टीका दौड़ की जो रस्म थी उसे निभाया हम्मीर ने राणा घोषित होने के बाद। तो आंसर हुआ ए। राणा हम्मीर ने टीका दौड़ का केंद्र किसे बनाया? चित्तौड़गढ़ को, जालौरगढ़ को, बालेचागढ़ को या नाहरगढ़ को? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बालेचागढ़ को केंद्र बनाया था टीका दौड़ का राणा हम्मीर ने। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, जीवन का मोह त्याग कर दुर्ग में प्रवेश कर दो, पंक्ति में हम्मीर ने किस दुर्ग में प्रवेश करने की बात कही है? बालेचा के गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये कथन बालेचा के गढ़ में प्रवेश करने के लिए टीका दौड़ के दौरान जब ये रस्म निभाई जा रही थी, तब बालेचा के गढ़ में प्रवेश करने के लिए हम्मीर ने ये कथन कहा था। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, शेरा और मेरा किसके सेवक थे? हरि सिंह के, मूंजा बालेचा के, खेतसी के या हम्मीर के? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। खेतसी के सेवक थे शेरा और मेरा, और ये दोनों ही भील सेवक थे। तो आंसर हुआ सी, भील सेवक। अगला प्रश्न, टीका दौड़ की रस्म में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? शेरा और मेरा, मेरा, खेतसी या शेरा और खेतसी? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शेरा और खेतसी दोनों टीका दौड़ की रस्म निभाते समय वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, दुर्ग जीत लिया राणा जी, पर शक्तिवान बाजुओं को कटाकर, पंक्ति में रेखांकित शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? शक्तिवान बाजुओं किसको कहा गया है? शेरा और मेरा की ओर, शेरा और खेतसी की ओर, अरि सिंह की ओर, पवन सिंह और खेतसी की ओर? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस टीका दौड़ की रस्म को निभाते समय किसने बलिदान दिया था? कौन वीरगति को प्राप्त हुआ था? शेरा और खेतसी। तो शेरा और खेतसी की वीरगति को प्राप्त होने के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। तो शक्तिवान बाजुएं हैं शेरा और खेतसी। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाएं, यह कथन किसने कहा? हम्मीर ने चाचा अजय सिंह से, अजय सिंह ने हम्मीर से, हम्मीर ने पवन सिंह से या खेतसी ने हम्मीर से?
तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम्मीर ने ये कथन अपने चाचा अजय सिंह से कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। हम्मीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने के लिए किसे बुलाया? हरि सिंह को, अनंग सिंह को, मालदेव को या पवन सिंह को? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनंग सिंह को, जो कि उनका मित्र था, चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना के लिए हम्मीर ने बुलाया। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, दूसरा खून का टीका राणा के मस्तक पर किसने लगाया? मेरा ने, अजय सिंह ने, शेरा ने या किसी ने नहीं? तो शेरा ने दूसरा टीका लगाया था महाराणा के मस्तक पर, क्योंकि शेरा जब वीर गति को प्राप्त हुए टीका दौड़ की रस्म निभाते समय, तब उन्होंने हम्मीर को सम्मान पूर्वक अपने पास बुलाया और अपने वक्ष का रक्त उनके मस्तक पर लगाया टीका, और उसी की ओर यहाँ संकेत किया गया। और उपन्यास में ये दूसरा टीका है जो हम्मीर को लगाया गया। प्रारंभ के 2 टीके हम्मीर को लगे, लेकिन तीसरा टीका हम्मीर ने अपने सामंतों को लगाया। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, डाल ने तरुवारे पीली ने परनाते गीत कौन गा रहा था? किसान, भील यात्री, व्यापारी या नर्तकी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक भील यात्री के द्वारा यह गीत गाया जा रहा था। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मालदेव की शक्ति क्षीण करने के लिए अजय सिंह ने किस नीति को अपनाने का प्रस्ताव रखा? असहयोग का संघर्ष, आर्थिक नीति, संघर्ष नीति या फूट डालो नीति? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम लोग काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करती हूं कि आप इस बात को भूलेंगे नहीं। तो उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। खून की होली खेलने में उस युद्ध पिपासु पुरुष को एक विचित्र उत्तेजना और आनंद की उपलब्धि होती थी। पंक्ति में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? राणा हम्मीर को, अनंग सिंह को, पवन सिंह को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो दोस्तों यहाँ पर युद्ध पिपासु पुरुष अनंग सिंह को कहा गया है, क्योंकि अनंग सिंह की शिराएं हमेशा युद्ध के लिए फड़कती ही रहती थी। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर किया प्रथम आक्रमण असफल होने पर हम्मीर ने किस ओर प्रस्थान किया? मारवाड़ की ओर, जांगल प्रदेश की ओर, द्वारकापुरी की ओर या जगन्नाथपुरी की ओर? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और इस प्रस्थान के बाद ही बरवड़ी से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें अपने जीवन की सही राह मिली। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, फिर सुनो, सूर्य के उगते ही समस्त सरदारों एवं सामंतों में तुम यह घोषणा कर दो कि राणा जी जब तक तीर्थ यात्रा करके न लौट आए तब तक हम अहिंसा का युद्ध लड़ेंगे। यह वाक्य चाचा अजय सिंह ने किससे कहा? पवन सिंह से, अनंग सिंह से, जेतसी से या सैनिकों से? तो दोस्तों ये कथन अजय सिंह ने पवन सिंह से कहा और उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी कि वे जन मत तैयार करें इस नीति के समर्थन में। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, असहयोग नीति और रक्तहीन क्रांति का प्रस्ताव किसने स्वीकार नहीं किया? सरदार भूप सिंह ने, अमरदान ने, राणा हम्मीर ने या शेरा ने? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, सरदार भूप सिंह ने अंत तक इस नीति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, हम्मीर के साथ द्वारकापुरी की ओर कौन गए? मेरा, अनंग सिंह, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा और अनंग सिंह दोनों ही द्वारकापुरी की ओर गए थे हम्मीर के साथ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आपको देखकर मुझे लगा कि वहां की अव्यवस्था से व्याकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग आए हैं। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। यह कथन राणा हम्मीर से किसने कहा? उनकी माता ने, कृषक ने, बरवड़ी ने या किसी ने नहीं? तो दोस्तों ये कथन है बरवड़ी का। जब वे उनसे मिलने गए कृषक मुखिया के साथ, तब उन्होंने कहा कि आपको देखकर मुझे लगा कि वहां की अव्यवस्था से व्याकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग आए हैं। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। इस कथन को कंठस्थ कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि यहीं से हम्मीर की विजय यात्रा की दिशा बदलती है। ये कथन राणा हम्मीर से कहने वाली थी बरवड़ी। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, राणा हम्मीर को मेवाड़ लौटने तथा विवाह प्रस्ताव आने पर तत्काल स्वीकार करने की सलाह किसने दी? बरवड़ी ने, स्वप्न में कुलदेवी ने, माता ने या अनंग सिंह ने? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बरवड़ी ने ही उन्हें ये सलाह दी थी। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, बरवड़ी ने हम्मीर को क्या वचन दिया? चित्तौड़ आने का, विवाह में आने का, धन देने का
या 500 घुड़सवारों सहित अपने पुत्र बारू को भेजने का। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बरवड़ी ने आश्वासन दिया था कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वे 500 घुड़सवारों के साथ उनकी सहायता के लिए अपने पुत्र बारू को भेजेंगी। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता, रोने से मुक्ति और भीख से राज्य मिला करते हैं। यह कथन है राणा हम्मीर का, अनंग सिंह का, बरवड़ी का या पवन सिंह का। तो दोस्तों ये कथन है अनंग सिंह का, जो कि युद्ध प्रेमी थे, युद्ध पिपासु के नाम से जिनको उपन्यास में बताया गया है। तो उनके द्वारा कहा गया ये कथन है। उनका कहना था कि अगर हमें अपना अधिकार लेना है तो उसके लिए हिंसा करनी ही पड़ेगी। अहिंसा और असहयोग से अधिकार कभी भी नहीं मिलते। जो व्यक्ति रोकर मुक्ति मांगते हैं उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, राणा हम्मीर के पास विवाह का नारियल किसने भेजा? बहुत ही सरल प्रश्न है। मालदेव ने, जयसिंह ने, अनंग सिंह ने या भील नेता ने? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मालदेव ने विवाह का नारियल भेजा था हम्मीर के पास। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मौजीराम मेहता कामदार कौन थे? व्यापारी, ज्योतिषी, कूटनीतिज्ञ और विचारक या सामंत? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मौजीराम मेहता कामदार, कूटनीतिज्ञ और विचारक थे, जो मालदेव के जालौर राज्य की नींव थे, बहुत मजबूत कड़ी थे। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, मालदेव के राज्य की लौह धुरी किसे कहा गया है? जालौर को, पुत्र जयसिंह को, अलाउद्दीन खिलजी को या मौजीराम मेहता कामदार को? अभी मैंने चर्चा की, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मालदेव के राज्य की लौह धुरी मौजीराम मेहता कामदार को ही कहा गया है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, राणा हम्मीर को मौत के घाट उतारने की राजकुमारी से विवाह की चाल के असफल होने पर मालदेव ने क्या किया? राणा हम्मीर से क्षमा याचना की, राजकुमारी के बाल विधवा होने की अफवाह फैलाई, राजकुमारी को विष दे दिया या राणा हम्मीर को जालौर से खदेड़ दिया? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब वे असफल रहे तब उन्होंने राजकुमारी के बाल विधवा होने की अफवाह फैलाई, और ये अफवाह किसकी सलाह पर? मौजीराम कामदार की सलाह पर फैलाई गई। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण बदलती रहती है। जब राणा जी विधवा से ही विवाह करने को तत्पर हो गए, फिर इस झूठ को प्रश्रय देकर तुमने बेटी को व्यर्थ ही दुख दिया। यह कथन किसने किससे कहा? रानी ने मालदेव से, मालदेव ने रानी से, रानी ने अपनी सखी से या मालदेव ने कामदार से? तो दोस्तों ये कथन मालदेव ने अपनी रानी यानी रानी सोनगरा, जिनके साथ विवाह हुआ हम्मीर का, उनकी माता से कहा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राणा हम्मीर ने दहेज में राव मालदेव से क्या मांगा? 8 जिले, चित्तौड़, कामदार मौजीराम या धन दौलत? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रानी सोनगरा के कहने पर उन्होंने दहेज में मालदेव से कामदार मौजीराम को मांगा, जो उनके राज्य की लौह धुरी हुआ करते थे। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ है तो अपना हट, अपनी निरंकुशता। यह वाक्य किसने किससे कहा? अनंग सिंह ने राणा हम्मीर से, राणा हम्मीर ने मालदेव से, मालदेव ने राणा हम्मीर से या अनंग सिंह ने मालदेव से? तो दोस्तों ये कथन अनंग सिंह जो मित्र थे राणा हम्मीर के, उन्होंने कहा राणा हम्मीर से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राणा हम्मीर ने समस्त मेवाड़ का सेनापति किसे बनाया? मौजीराम कामदार को, अनंग सिंह को, पवन सिंह को या जयसिंह को? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनंग सिंह को राणा हम्मीर ने समस्त मेवाड़ का सेनापति बनाया। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, राणा हम्मीर का क्षमा याचना का पत्र एवं कोष चित्तौड़ लेकर कौन गया? चारण अमरदान, मौजीराम कामदार, पवन सिंह या बी और सी दोनों? तो यानी मौजीराम कामदार और पवन सिंह दोनों ही क्षमा याचना का पत्र और कोष लेकर के चित्तौड़ गए। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ विजय के लिए राणा हम्मीर ने क्या योजना बनाई? असहयोग की, गुरिल्ला युद्ध की, रानी के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने की, रानी और कामदार के जरिए मुख्य द्वारपालों को उत्कोच देकर अपने पक्ष में करने की? उत्कोच का अर्थ होता है दोस्तों रिश्वत। यही शब्द उपन्यास में इस्तेमाल किया गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों
ये सी और डी, सी भी आंशिक रूप से सही है, लेकिन यहां ये इसलिए रखा गया है कि अगर ये विकल्प ना हो तो आप रानी के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने के विकल्प का चयन सही उत्तर के रूप में कर सकते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, भीलों को चित्तौड़ विजय के लिए कौन संगठित कर रहा था? शेरा, मेरा, अनंग सिंह या मूजा बालेचा? तो शेरा का तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका था, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भील नेता थे शेरा और मेरा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उपन्यास के अंतिम चरण में खून का टीका किसने किसे लगाया? राणा हम्मीर ने सरदारों को अपने खून से, सामंतों ने राणा हम्मीर को अपने रक्त से, कुलदेवी ने बलि के बकरे के रक्त से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं दोस्तों। राणा हम्मीर ने सरदारों का को अपने खून से टीका लगाया था उपन्यास के अंत में, यानी आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, खून का टीका उपन्यास में कितने परिच्छेद हैं? 16, 27, 25 या 30? तो 27 परिच्छेद है दोस्तों, कंठस्थ कर लेंगे खून का टीका में, यानी आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हम्मीर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर विजय के पश्चात कौन सा ध्वज फहराया? श्री कृष्ण अंकित केसरिया ध्वज, महावीर हनुमान अंकित लाल ध्वज, कुलदेवी के चिन्ह से अंकित पीला ध्वज, या तीर कमान से अंकित हरा ध्वज? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर हनुमान से अंकित लाल ध्वज फहराया गया चित्तौड़ के दुर्ग पर विजय के बाद, तो आंसर हुआ बी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कंठस्थ कर लेंगे। अगुना या नोर से कौन राणा हम्मीर से मिलने आया? भील नेता बांका और मेरा, मीणा नेता बांका और मेरा, राजपूत नेता खेतसी पवनसी, चारण नेता अमरदान दीपदान? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगुनाया नोर से भील नेता बांका और मेरा हम्मीर से मिलने आए, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मंत्रणा कक्ष में मेवाड़ के सभी सामंतों के सामने दिल्ली के समाचार किसने प्रस्तुत किए? खेतसी ने, मेरा ने, दीपचंद ने, या जेठसी ने? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक ब्राह्मण गुप्तचर थे दीपचंद, जिनकी नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी? ताकि वे दिल्ली के दरबार की जो गतिविधियां हैं उनसे परिचित करा सकें हम्मीर को। तो वे उन दीपचंद ने मंत्रणा कक्ष में मेवाड़ के सभी सामंतों के सामने दिल्ली के सारे गुप्त समाचार प्रस्तुत किए, तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ विजय के अंतिम युद्ध में राणा हम्मीर ने किसे सेनापति बनाया? अनंग सिंह को, सामंत श्री पवन सिंह को, शेरा को, या बांके को? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामंत श्री पवन सिंह को अंतिम युद्ध में राणा हम्मीर ने सेनापति बनाया। तो दोस्तों उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हरि सिंह कौन था? मालदेव का छोटा बेटा, मालदेव का छोटा भाई, मालदेव का सामंत, या चारण अमरदान का बेटा? तो दोस्तों मालदेव के छोटे बेटे का नाम था हरि सिंह और बड़े बेटे का नाम था जय सिंह, जिसे जैसा कह करके संबोधित किया गया है, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है, यह किसने कहा? राणा हम्मीर ने, शेरा ने, चारण अमरदान ने, या मेरा ने? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चारण अमरदान जो एक ओजस्वी वाणी के गायक थे, उन्होंने ये कथन उपन्यास के अंतिम पड़ाव में आकर के कहा है, तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, हम्मीर ने बादशाह मोहम्मद से युद्ध के बाद क्या मांगा? 50 लाख नगद, कई नगर, दोनों, या 12 जिले? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम्मीर ने 50 लाख नगद और कई नगर बादशाह मोहम्मद से मांगे, पराजित होने के, विजयी होने के बाद। आंसर हुआ सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र खून का टीका पर आधारित। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह कि ये सत्र भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और खून का टीका का जो भय आप लोगों के मन में व्याप्त है, जिसके कारण आप बार बार कह रहे थे खून का टीका के क्वेश्चन आंसर ही करा दीजिए मैम, वो डर दूर हो गया होगा। तो चलिए, ये सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम का आखिरी वीडियो, इसके बाद हमारी तरफ से, साहित्य समाधान की तरफ से आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप पूरे स्थिर मन से एकाग्रचित होकर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तरों का चयन करें, सफलता आपके कदम चूमे। ऐसी शुभकामना के साथ
आज के सत्र का समापन करते हैं। नमस्कार।